Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। अभी अपनी RNCC के ऑफिशियल YouTube चैनल पे हम क्या करवाते हैं, डेली अपन MCQ सॉल्व करते हैं और कुछ टॉपिक्स भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। टॉपिक हम वही सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है, कोई भी ऐसे रैंडम टॉपिक हम नहीं सेलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछा गया और वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और एग्जाम भी नियर बाई है। ठीक है, तो अपन और उस टॉपिक में साथ साथ में जो एमसीक्यू हमने पूछा है उसके अलावा और क्या एमसीक्यू बन सकता है ये भी जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं आपको एमसीक्यू लगाता रहूँगा क्वेश्चंस के आगे, जो मैं लाइन लिखता हूँ उसके आगे। तो ये कुछ अपना पैटर्न रहता है, जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ में उनको पता होगा। तो अभी बात अपनी टेस्ट सीरीज को लेके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे जो आपको ये लोगो दिख रहा है, ठीक है, इस लोगो से आपको क्या है कि आप टेस्ट सीरीज आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा भाई आरएनसीसी का ऐप है ये। और वहाँ हम क्या कर रहे हैं, नॉर्सेट को लेके हम क्या कर रहे हैं, एक हमने टेस्ट सीरीज रन करवाई है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, 120 टेस्ट को, एक टेस्ट मॉर्निंग में लाइव और एक टेस्ट इवनिंग में हमने क्या किया है, लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ पे लाइव रैंक वगैरह बताते हैं। ये तो हो गया अपना मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट, एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे तो हम क्या करते हैं, प्री नोट सेट टेस्ट जो हम कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ पे 200 आपको एमसीक्यू मिलेंगे और आपको वहाँ पे 1/3 की वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू एम्स पैटर्न। ठीक है, तो ये कुछ हमारा पैटर्न रहता है टेस्ट सीरीज का। और प्राइस भी हमने एकदम अफोर्डेबल रखी है, मोर देन आपको 150 टेस्ट पेपर वहाँ पे आपको सोल्व करने के लिए मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स कंसिडर करना चाहे, एक बार जरूर आरएनसीसी के ऐप पे आप आके देखिएगा, आपको एकदम कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा वहाँ पे। शुरू करते हैं आज की अपनी सेशन को। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, किट सप्लाइड एट सब सेंटर इज कॉल्ड। सब सेंटर पे जो किट सप्लाई किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, किट ई, किट बी, किट एम या फिर किट के। कौन सा किट सप्लाई होता है सब सेंटर पे? तो देखिए, सब सेंटर क्या होता है, सब सेंटर का मतलब हो गया क्या, फर्स्ट कांटेक्ट विद पीपल्स, या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी का फर्स्ट कांटेक्ट करवाना है किसके साथ में, हेल्थ सर्विसेज के साथ में। अब यहाँ पर फर्स्ट कांटेक्ट हो गया। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी देखते हैं अपन, तो 3000 टू 5000 यहाँ पे अपन पॉपुलेशन रखते हैं सब सेंटर पे। तो ये भी एमसीक्यू पूछा गया है, सब सेंटर पे ट्राइबल एरिया में, हिली एरिया में अलग अलग पॉपुलेशन रखा जाता है। तो ये हो गया अपना सब सेंटर से रिलेटेड बात। अभी क्या हम करेंगे डिस्कस कि अब यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज कौन कौन सी दी जाती है। तो देखिए, हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे कौन कौन सी दी जाएगी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे दी जाती है, एंड फैमिली प्लानिंग जो सर्विसेज वगैरह होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पे कुछ किट्स बनाए जाते हैं सर्विसेज को देने के लिए। तो सब सेंटर पे कौन कौन से किट प्रेजेंट रहते हैं, सब सेंटर पे किट हमारे रहते हैं किट ए एंड किट बी। तो ये दो किट जो है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है, सब सेंटर पे। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे किट बी कहाँ रहता है और किट ए कहाँ प्रेजेंट रहता है, सब सेंटर पे दोनों किट प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए एमसीक्यू क्या बन सकता है कि इन किट्स में होता क्या है। फर्स्ट वन बात करते हैं किट ए में। तो किट ए में क्या होगा, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन साल्ट रहता है। ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट रहता है, एंड आयरन एंड फोलिक एसिड्स की टैबलेट यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद में विटामिन एज का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है किट ए में। ठीक है, और इसके बाद में टैबलेट्स की बात करें तो कौन सी रहती है, कोट्री कोट्रीमैक्साजोल। ठीक है, कोट्रीमैक्साजोल फॉर पीडियाट्रिक डोज।
ये रहता है हमारा किसमें, किट ए के अंदर। ठीक है, किट ए में अगर आपको देखो यहाँ से भी एमसीक्यू पूछ ले कि ओआरएस जो कौन से किट में प्रेजेंट रहता है, तो किट ए में। आयरन फोलिक एसिड कौन से किट में प्रेजेंट रहता है, तो किट ए में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना। विटामिन ए का सॉल्यूशन कौन से किस में रहता है, तो किट ए में। एग्जामिनर पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं किसकी, किट बी में, कि किट बी में क्या प्रेजेंट रहता है। तो देखिए किट बी में फैमिली प्लानिंग वाली सर्विसेज देते हैं, वो किस में आएगा हमारा, किट बी में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, इंजेक्शन, कौन सा, मैथिल एर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन रहता है 500 mg का। ठीक है, कहाँ रहता है, किट बी में। इसके बाद में मेबेंडाजोल, ठीक है, मेबेंडाजोल डाइसाइक्लोमाइन, ये भी कहाँ प्रेजेंट रहता है, किट बी में। इसके साथ में पीसीएम 500 mg, ये भी किस में रहती है, किट बी के अंदर। बाकी जो ड्रेसिंग्स के सामान, ठीक है, ड्रेसिंग के सामान, कॉटन बैंडेज, एब्जॉर्प्शन बैंडेज वगैरह, ये सब कहाँ प्रेजेंट रहता है, किट बी के अंदर। तो टोटल किट ए और किट बी कहाँ रहता है, सब सेंटर में। और अपन ने सुपरफिशियली देख लिया कि इन किट्स में होता क्या है। अब देखिए एग्जामिनर आपसे क्या एमसीक्यू पूछेगा कि ये जो किट्स वगैरह जो अलॉट होते हैं, ये कौन से प्रोग्राम के अंडर में अलॉट होते हैं। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, किट अलॉटेड अंडर CSSM प्रोग्राम्स। अब CSSM की क्या फुल फॉर्म होगी, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने क्या किया कि वेरियस जो अपने सब सेंटर PHC CHC पे इन्होंने क्या किया, किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो अब देखिए सब सेंटर की बात करते हैं। तो सब सेंटर पे मैंने आपको बताया था किट ए एंड किट बी कहाँ प्रेजेंट रहता है, सब सेंटर पे। इसके बाद में देखिए मिडवाइफरी किट। ठीक है, तो ये कुछ सब सेंटर पे किट्स प्रेजेंट रहता है। अब देखिए अगर आपसे एग्जामिनर एमसीक्यू पूछे कि PHC पे कौन सा किट होता है, तो PHC पे किट होता है किट डी। ठीक है, किट डी एक ही किट होता है PHC के ऊपर, कौन सा, किट डी। इसके बाद में CHC, CHC पे देखिए किट ई। किट ई में क्या होता है, लेप्रोटोमी किट। ये एमसीक्यू पूछा हुआ है कि लेप्रोटोमी किट कौन से किट में होता है, तो किट ई में और CHC पे। एफ एफ में क्या होता है, मिनी लेप्रोटोमी। जी में क्या आएगा, IUD इंसर्शन किट। ठीक है, इसके बाद में H वैसेक्टोमी किट। ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है कि वैसेक्टोमी किट कौन सा होता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है। आई में क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी किट। इसके बाद में जे में क्या होता है, वैक्यूम एक्सट्रक्शन किट। ठीक है, इसके बाद में के में एम्ब्रियोलॉजी किट। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ किट प्रेजेंट रहते हैं CHC पे भी। बाकी अभी तक केवल वेसेक्टोमी किट का पूछा है, लेप्रोटोमी किट का भी पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू अपना कंप्लीट हो गया किड्स को लेके। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इन पोलियो वैक्सीन इनर स्क्वायर ऑफ VVM का क्या मतलब होता है, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग इज लाइटर देन आउटर सर्कल। ठीक है, एक आपके पास में सर्कल बताया गया है, वैक्सीन के ऊपर क्या रहता है, VVM सर्कल रहता है, और वहाँ पे क्या है, इनर में जो स्क्वायर है वो कैसा है, लाइटर है। ठीक है, सपोज अगर बाहर का इस प्रकार से है और उसके अंदर का किस प्रकार का है, लाइटर है। ठीक है, बाहर वाले से। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, डिस्कार्ड द वैक्सीन, कि भाई ऐसा अगर आपको VVM में दिख रहा है तो आपको वैक्सीन को डिस्कार्ड करना है।
शेक वेल बिफोर यूज, आपको पहले अच्छे से शेक करना है फिर उसको यूज में लेना है, या फिर ब्रिंग द वैक्सीन टू द रूम टेम्परेचर बिफोर यूजिंग इट, वैक्सीन को रूम टेम्परेचर पर लाइए यूज करने से पहले, या फिर यूज द वैक्सीन, या फिर आप क्या कर दो वैक्सीन को यूज कर लो। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू में? तो देखिए अपना करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा इस क्वेश्चन का, यूज द वैक्सीन। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर ऐसा आपको सिनेरियो देखने को मिले कि भाई लाइटर देन आउटर सर्कल, तो आपको क्या करना है, वैक्सीन को यूज करना है, वो खराब नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या सिनेरियो से एमसीक्यू बन सकते हैं। तो ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, वीवीएम। वीवीएम का क्या मतलब होता है, वैक्सीन वाइल्ड मॉनिटरिंग। ठीक है, वैक्सीन वाइल्ड मॉनिटर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए यहाँ से अगर एमसीक्यू आएगा तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके ये बन सकता है कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस फॉर, फर्स्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर, ये कब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सी वैक्सीन के लिए? तो एग्जाम में एमसीक्यू बना हुआ है इसका, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में। ठीक है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन वाइल्ड मॉनिटरिंग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन या फिर कैंपेन जो चलाते हैं उसके अंदर जो पोलियो वैक्सीन के लिए इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखिए अब पोलियो वैक्सीन को किस प्रकार से यूज करना है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वीवीएम को लेके। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और इसके अंदर हमने क्या किया, चार हम क्या बना देंगे, सर्कल। इन सर्कल्स के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से क्या एमसीक्यू बनेगा, आपको देखो फर्स्ट सर्कल दिख रहा है आपको, और फर्स्ट सर्कल कैसा है, बाहर से कैसा है, डार्क। ठीक है, आप देख लेना बाहर से किस प्रकार का सर्कल है, एकदम डार्क सर्कल है, और अंदर से क्या है, कैसा है, लाइट। मतलब क्या हो गया, आउटर साइड कलर्ड एंड इनर स्क्वायर इज वाइट। अगर ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिले नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या करना है, यूज द वैक्सीन, वैक्सीन को क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए सेकंड सेकंड पार्ट में क्या है, अगेन आउटर पार्ट तो कैसा रहेगा, डार्क रहेगा, और इनर पार्ट आपको कैसा देखने को मिले, लाइट देखने को मिले। इनर सर्कल यहाँ पे कैसा देखने को मिले आपको, लाइट। ठीक है, बाहर के सर्कल से इनर सर्कल, बाहर का सर्कल कैसा है, डार्कर, और इनर सर्कल कैसा है, लाइटर। तो वापस यहाँ पे आउटर सर्कल कैसा है, यहाँ पे डार्क, एंड इनर स्क्वायर कैसा है, लाइटर देन आउटर सर्कल। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यूज द वैक्सीन, यहाँ पे भी आपको वैक्सीन को यूज करना है। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ सिनेरियो में क्या होता है, आउटर सर्कल इज कंप्लीटली डार्क एंड इनर सर्कल इज इक्वली। ठीक है, दोनों सेम कलर के हो जाएं, तो आपको क्या करना है, नॉट यूज। ठीक है, वैक्सीन को आपको क्या करना है, यूज नहीं करना है। अब देखिए अगर आउटर सर्कल तो कैसा है, नॉर्मल कंडीशन में डार्क है, और इनर सर्कल जो है वो इससे भी डार्क हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आउटर डार्क एंड इनर स्क्वायर इज डार्कर। डार्कर देन आउटर स्क्वायर, आउटर सर्कल। इस सिनेरियो में भी आपको क्या करना है, वैक्सीन को आपको यूज नहीं करना है। तो इन दोनों सिनेरियो में आपको वैक्सीन को काम में नहीं लेना है, इन दोनों सिनेरियो में आपको वैक्सीन को काम में लेना होता है। तो ये हो गया अपना वैक्सीन वाइल्ड मॉनिटरिंग को लेके टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू बनता है इससे। ठीक है, अब थोड़ा अपन बात कर लेते हैं कोल्ड चेन से रिलेटेड।
तो देखिए कोल्ड चेन क्या होता है। सिस्टम फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर। एक स्पेशल रिकमेंडेड टेम्परेचर पे क्या करना, वैक्सीन का स्टोर करना, उसको ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पे, और उसको एडमिनिस्टर करना। ये तीनों पार्ट किसमें आते हैं, कोल्ड चेन के अंदर। ठीक है। अब इसको टेम्परेचर पे स्टोर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिकॉज इफ टेम्परेचर राइजिंग अफेक्ट द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वैक्सीन जो है वो खराब हो सकती है, अपनी पेटेंसी को लूज कर सकती है। ठीक है। और अगर इफ टेम्परेचर डिक्रीज एंड इट कैन फ्रीजिंग द वैक्सीन। आपने पढ़ा होगा कि कुछ वैक्सीन को हम फ्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो टेम्परेचर ज्यादा गिर जाएगा तो वो वैक्सीन क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, और वो भी अपनी पोटेंसी लूज कर देगी। इसलिए एक रिकमेंडेड टेम्परेचर होना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए क्या बनाया गया है, कोल्ड चेन सिस्टम। ठीक है, एक वैक्सीन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इससे, मोस्ट रिकमेंडेड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन कितना होता है, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। +2 से +8 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो एक रिकमेंडेड टेम्परेचर यहाँ पे काम में लिया जाता है, जिसपे वैक्सीन वगैरह को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस लाइन से है, टेम्परेचर मॉनिटर बाय डायल थर्मोमीटर। ठीक है, एक थर्मोमीटर को यूज में लेते हैं, वो कौन सा थर्मोमीटर होता है, डायल थर्मोमीटर। और ये 2 टाइम्स ए डे जो क्या करता है, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। यहाँ से भी एमसीक्यू आता है। और ये जो कोल्ड चेन के अंदर अपन जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह अभी काम में लेंगे वो भी अपन देखने वाले हैं। तो ये हो गया अपना क्या, कोल्ड चेन सिस्टम। अभी टॉपिक क्या है अपना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोल्ड चेन, कि कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट लेवल पे, विलेज लेवल पे हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट से अपने को हेल्प मिलती है कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेट लेवल या फिर रीजनल लेवल पे किस प्रकार से आप वैक्सीन को स्टोर करोगे। तो यहाँ पे क्या रहता है, वॉक इन कोल्ड रूम या फिर वॉक इन फ्रीजर। यहाँ पे बड़े बड़े कोल्ड रूम बनाए जाते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े फ्रीजर रहते हैं जिसके अंदर हम वॉक कर सकते हैं। और देखिए इनका भी टेम्परेचर कितना रहता है, +2 से +18 डिग्री का टेम्परेचर रिकमेंडेड रहता है। बट ये टेम्परेचर -18 से लेके +20 डिग्री सेल्सियस तक भी ये अकॉर्डिंग टू वैक्सीन पोटेंसी काम में लिया जा सकता है। बट रिकमेंडेड टेम्परेचर कितना रहता है, +2 से +8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे स्टोरेशन का टाइम, ये एग्जाम में एमसीक्यू पूछा हुआ है, बहुत बार पूछते हैं कि वैक्सीन को स्टोर कितने टाइम तक रखते हैं स्टेट लेवल पे या फिर वॉक इन कोल्ड रूम के अंदर। तो 3 मंथ पर, 3 मंथ तक जो है वो वैक्सीन को अपन स्टोर करके रख सकते हैं, किसमें, वॉक इन कोल्ड रूम या फिर फ्रीजर के अंदर। नेक्स्ट अपना है कौन सा, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर सीएचसी पे। यहाँ पे क्या रहता है, आईएलआर। आईएलआर को क्या बोलते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये क्या रहता है, डीप फ्रीजर रहता है यहाँ पे। इसका टेम्परेचर की भी कितना रहता है, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और यहाँ पे स्टोर करते हैं कितने टाइम तक,
1 मंथ तक यहाँ पे स्टोरेशन करके रखा जाता है ILR में। तो ये भी MCQ है, ध्यान में रखिएगा, MCQ बनता है। नेक्स्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम आप किसका यूज में करते हैं, ये भी MCQ पूछा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट थर्ड कौन सा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आप किस प्रकार से वैक्सीन का स्टोरेशन कर सकते हो। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे क्या रहता है, ILR, वो भी कौन सा, स्मॉल साइज में। तो ये कैसा रहता है, लार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल ILR रहता है, यहाँ पे भी टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और यहाँ पे भी हम कितना टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, 1 मंथ तक। बट क्वांटिटी यहाँ पे कम रहती है, क्योंकि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की साइज क्या रहती है, स्मॉल रहती है। अब फोर्थ वन से बात करता हूँ, यहाँ से MCQ बनते हैं। सब सेंटर पे आप क्या यूज करते हैं स्टोरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सब सेंटर पे क्या यूज में करते हैं, वैक्सीन कैरियर। MCQ पूछा हुआ है, आगे भी MCQ बन सकता है। तो सब सेंटर पे क्या करते हैं, वैक्सीन कैरियर या फिर डे कैरियर। इसका टेम्परेचर भी +2 से +8 डिग्री सेल्सियस। तो देखो आपने एक बात देखी होगी, टेम्परेचर सब में सेम है, तो मतलब इसीलिए इसको एक रिकमेंड टेम्परेचर कहा गया है वैक्सीनेशन की पोटेंसी को बनाए रखने। अगर इससे नीचे जाएगा तो वैक्सीन पोटेंसी होती है, बहुत सी वैक्सीन जो फ्रीज होने पे पोटेंसी खो देती है, और अगर 8 डिग्री से बढ़ जाएगा तो बहुत सी वैक्सीन ऐसी होती है जो हीट सेंसिटिव होती है, तो वो वैसे अपना पोटेंसी लूज कर देगी। तो इसलिए अपना ये टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और यहाँ पे कितने टाइम तक अपन स्टोर करके रख सकते हैं, 48 to 72 आवर्स के लिए। ये एग्जाम में MCQ पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। सब सेंटर पे 48 to 72 आवर्स तक वैक्सीन वगैरह को होल्ड करके रखा जा सकता है। इसके बाद में फिफ्थ वन में क्या आता है, विलेज लेवल या फिर पेरीफेरी लेवल। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फ्रोजन आइस पैक। ठीक है, फ्रोजन आइस पैक का एक हमारे पास में एक रहता है इक्विपमेंट, उसके अंदर क्या रहते हैं, फ्रोजन आइस पैक रहते हैं, और वहां पे अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर हम वैक्सीन रख देते हैं। तो यहाँ इसका भी टेम्परेचर कितना रहता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक, और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 to 3 आवर्स। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ठीक है, टाइम स्टोरेशन टाइम एक इंपॉर्टेंट होता है आइसलैंड अपने कोल्ड चेन सिस्टम के अंदर, और कितने टाइम तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं, और टेम्परेचर, और किसको कौन सा इक्विपमेंट कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो अपना टॉपिक कोल्ड चेन और ये वैक्सीन वाइल मॉनिटर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट MCQ अपना, साइट फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज ऑल एक्सेप्ट। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने की साइट सभी है, एक को छोड़ के, स्केपुला, एंटीरियर थाई, लोअर एब्डोमेन, या फिर एंटीरियर अपर आर्म। कौन सी जगह पे हम जो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो देखिए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता कहाँ पे है, बिलो द डर्मिस एंड एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे की जो स्ट्रक्चर रहती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, सबक्यूटेनियस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने गोज की नीडल हम काम में लेते हैं, ये MCQ पूछा गया है। तो सबक्यूटेनियस के अंदर कितना लेते हैं, 25 गोज to 31 गोज, बट एग्जाम में MCQ क्या बनता है, 25 गोज की नीडल काम में लेते हैं। अब इस नीडल की जो लेंथ, ये भी पूछी जाती है, तो 3/8 इंच या फिर 3/8 to 1 इंच की अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीडल को हम काम में ले सकते हैं, लॉन्ग नीडल। अब क्या MCQ बनता है इसका, डिग्री। इंजेक्शन लगाने की डिग्री क्या रहती है यहाँ पे, जैसे IM लगता है 90 डिग्री पे, वैसे सबक्यूटेनियस कैसे लगेगा, सबक्यूटेनियस का रहता है 45 to 90 डिग्री एंगल। ये किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू फेट पे डिपेंड रहता है एंगल को अपने को कितना रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लेके MCQ। अब है कौन कौन सी साइट पे अपन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं,
कौन साइड पे नहीं लगा सकते, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए। स्केपुला पे हम कभी भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो साइड कौन कौन सी रहती है, तो देखिए, अगर पर्सन जो है वो एंटीरियरली अपने को सामने, लाइक हमारे सामने वो एंटीरियरली खड़ा है, मतलब उसका फेस हमारी साइड में है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ लग सकता है, देखिए एब्डोमेन पे, ठीक है, अम्बिलिकल रीजन, ठीक है, सराउंडिंग, अम्बिलिकल के सराउंडिंग वाले रीजन में, और कहाँ लग सकता है, थाई में लग सकता है, ठीक है, और लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ अपर आर्म, ठीक है, ये साइड रहती है जब हम अपन फेस करते हैं अपने को। नेक्स्ट बात करता हूँ पोस्टीरियर या फिर बैक साइड में, ये हो गया फ्रंट साइड से। अब बैक साइड में अगर कोई पर्सन खड़ा है, वहां पे अपन कहाँ लगा सकते हैं, तो ये हो गया लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, यहाँ पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, ठीक है, आर्म के दोनों आर्म के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बैक रीजन में लगा सकते हैं, बट स्केपुला बैक में आता है, बट स्केपुला पे नहीं लगाते हैं, इसीलिए एमसीक्यू बनाया गया है। नेक्स्ट, कहाँ लगा सकते हैं अपन, लोअर लोइंस रीजन्स के अंदर, मतलब ये हमारी क्या होगी, बैक वाला पार्ट, और बैक वाले पार्ट का हम यहाँ से क्या पेल्विस शुरू होता है, तो पेल्विस वाले रीजन में यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस, क्योंकि यहाँ पे भी फैटी टिश्यू काफी ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड अगर आपसे पूछे तो एब्डोमेन और सराउंडिंग द अम्बिलिकल रीजन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सबक्यूटेनियस टिश्यू इंजेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट ऑन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन डेवलप रोलिंग ऑफ आई अपवर्ड, ठीक है, एक पेशेंट है जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन ले रहा है और उसको अभी डेवलप क्या हो गया है, रोलिंग ऑफ आई अपवर्ड, वो बार बार में अपने आई को रोल कर रहा है अपवर्ड साइड में। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ, ये क्या इंडिकेट करेगा आपको, ये एक ड्रग का थेरापेटिक एक्शन है क्या, या फिर ड्रग हैज नॉट रीच इट्स थेरापेटिक लेवल इन ब्लड, अभी जो ड्रग है वो अपना थेरापेटिक लेवल जो उसका ब्लड में मेंटेन रहना चाहिए उतना अभी नहीं पहुंचा, इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिम्टम्स है ये, या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस का ये सिम्टम है, ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए, यहाँ से एक एमसीक्यू बनेगा, रोलिंग ऑफ आइज अपवर्ड, ठीक है, रोलिंग ऑफ आइज अपवर्ड, इसका क्या अगर आपको टर्म दे देते, ये आपको नहीं दे के यहाँ पे आपको टर्म देते, इसे हम क्या कहते हैं, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस, ठीक है, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस भी इसको हम कहते हैं रोलिंग ऑफ आइज अपवर्ड। तो देखिए ये किसका इंडिकेटिव है, ये इंडिकेटिव है किसका, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स का। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या होते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं, एंटी जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है या फिर फर्स्ट लाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इसमें अपन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, हेलोपेरिडोल, ये एक प्रकार की क्या है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, और हेलोपेरिडोल ही क्या है, मैक्सिमम ईपीएस ड्रग कौन सी करवाती है, हेलोपेरिडोल, ठीक है, हेलोपेरिडोल से मैक्सिमम अमाउंट में ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके अंदर एक क्या होता है, रोलिंग ऑफ आइज अपवर्ड। अब बाकी के ईपीएस सिम्टम कौन कौन से होते हैं, तो वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा इसमें, एकाथीसिया, नेक्स्ट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, नेक्स्ट
पार्किंसोनियन सिंड्रोम, टार्डिव डिस्काइनेसिया, एक्सेट्रा। तो ठीक है, इस प्रकार के सिम्टम आते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ये टोटल मैंने टॉपिक देखो प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको सिजोफ्रेनिया पढ़ाया है और जिसके अंदर मैंने आपको एंटी साइकोटिक ड्रग्स पढ़ाया है। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने वहाँ पे ईपीएस सोल्व किया है, किस प्रकार से ईपीएस होता है, ईपीएस में क्या होता है और किस प्रकार से हम इसको सबसाइड करते हैं, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस काम में लेते हैं, सब चीज़ मैंने यहाँ पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको वापस डिस्कशन में नहीं लाऊंगा प्रीवियस आप। और हमने क्या किया है इस बार टॉपिक डिस्कशन के करके मेन जो थंबनेल पे भी हमने डाल रखा है टॉपिक, ठीक है, ईपीएस वगैरह लिख रखा है, तो आप उसको भी कंसिडर रेफर कर लीजिएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, वहाँ पे मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे मैं इतना सोल्व नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ पुराने बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं जो भी कंटिन्यू हमारी क्लासेस देखते हैं, उनका अभी वापस करेंगे तो उनके लिए वापस थोड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप वापस जो नए बच्चे हैं वो वाला टॉपिक देखिए, उसके अंदर आपको ईपीएस अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे सिजोफ्रेनिया भी पढ़ाया हुआ है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी पढ़ाई हुई है, उसके साथ में अगर आप ईपीएस पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से याद होगा। इसलिए आप वहाँ पे देखिए, मैं आपको वही कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्यूलोकारी स्क्रैचेस वाले सिम्टम देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर, तो कि ये क्या है, एडवर्स साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के अंदर कौन सी ड्रग के एंटी साइकोटिक मेडिकेशन देते हैं तो। और देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या देखने को मिलता है, स्केलेटल मसल्स में क्या देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, जब इसका एमसीक्यू आएगा तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, काफी सारे एमसीक्यू बनते हैं इससे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए रिलेटिव ऑफ ए schizophrenic patient inform nurse that patient is having suicidal ideation। एक रिलेटिव है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट का, और वो नर्स को इन्फॉर्म कर रहा है कि पेशेंट को क्या है, सुसाइडल आइडिएशन बार बार में आ रहे हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन आर अप्रोप्रिएट। नीचे देखिए वो सारे ऑप्शन अप्रोप्रिएट है इन दी सिचुएशन, एक को छोड़ के, एक एक से कौन सा एक्शन है नर्स का जो अप्रोप्रिएट नहीं होगा इस सिचुएशन में। ठीक है, देखिए एक्सेप्ट और एक्सेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए ये क्या पूछ रहे हैं, इसलिए एग्जाम में कई बार एग्जीक्यूशन भी आते हुए गलत कर देते हैं, तो उसका ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, इन्फॉर्म द डॉक्टर रिगार्डिंग द सिचुएशन, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो सिचुएशन के रिगार्डिंग। डू नॉट आस्क पेशेंट डायरेक्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग सोशल आइडिएशन, आप सोशल आइडिएशन के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछिए उससे, इनडायरेक्टली एमसीक्यू पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। या फिर इंक्रीज द एनवायरमेंटल सेफ्टी, आप एनवायरमेंट ही ऐसा मत रखो उसके पास में कि वो सुसाइड करे। या फिर कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को जो है कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो देखिए इस एमसीक्यू में क्या हो रहा है कि देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, सारे एक्शन अप्रोप्रिएट है, बट कौन सा नहीं है, एनवायरमेंटल सेफ्टी भी करेगी, नर्स करेगी, ठीक है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में भी रखेगी, और डॉक्टर को यहाँ पे इन्फॉर्म भी करेगी, बट कौन सा नहीं करेगी, डू नॉट आस्क पेशेंट डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो उसके लिए वो नहीं पूछेगी। भाई क्यों नहीं पूछेगी, उसको तो पूछना है ना, तभी तो सुसाइडल आइडिएशन का पता लगेगा। भाई इनडायरेक्ट पूछ के आप वो बताएगा ही नहीं आपको पेशेंट, इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको करना है। मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ पे, डू डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट सुसाइडल थॉट। सुसाइडल थॉट को लेके आपको क्या करना है, डायरेक्ट एमसीक्यू करना है। ठीक है, ताकि वो सुसाइड कमिट ना करे। ठीक है, अगर आप इनडायरेक्टली उसको पूछोगे तो वो आपको बताएगा ही नहीं कि भाई उसको करना नहीं करना है। तो उसका अगर मन है करने का तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू पूछिए कि भाई क्यों करना है, क्या है। तो आप उससे क्या होगा कि थोड़ा एज ए थोड़ा कम्युनिकेशन ठीक होगा, और वो थोड़ा खुल के अपने खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, और आप उसको आगे ट्रीट भी कर सकोगे साइकोलॉजिकली। ठीक है, हो सकता है वो सुसाइड ना करे, इसलिए डू नॉट आस्क द पेशेंट डायरेक्ट रिगार्डिंग सुसाइड आइडिएशन। ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट एमसीक्यू पूछने होते हैं जो पेशेंट सुसाइडल थॉट रखता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए नर्स इन द लेबर रूम परफॉर्मिंग वेजाइनल असेसमेंट। एक नर्स लेबर रूम में है, वेजाइनल असेसमेंट परफॉर्म कर रहा है,
ऑन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इन लेबर एंड नॉट द प्रेजेंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द यूट्रस। और वो क्या देख रहा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्रोट्रूड हो रही है यूट्रस से। वॉट वुड बी द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। अब यहाँ पे इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो ऑप्शन है हमारे पास में, जेंटली पुश द कॉर्ड इनटू द वेजाइना, वेजाइना के अंदर आप क्या करो, कॉर्ड को वापस पुश करो। प्लेस द क्लाइंट इन टेंडरलंबर पोजीशन, क्लाइंट को जो है वो टेंडरलंबर पोजीशन में दो। परफॉर्म वेजाइनल एग्जामिनेशन टू नोट द प्रेजेंटेशन, आप क्या करो, प्रेजेंटेशन को पता लगाने के लिए वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करो। या फिर नोटिफाई द स्टाफ दैट द क्लाइंट विल बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू द डिलीवरी रूम, स्टाफ को नोटिफाई कर दो कि क्लाइंट को क्या करना है, इमीडिएटली जो है वो डिलीवरी रूम में पहुंचाना है। तो देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द यूट्रस एक प्रकार की क्या है, ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोट्रूडिंग एक प्रकार क्या है, ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी। तो अब इस एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन है, तो आप फर्स्ट अर्लीस्ट क्या करोगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लेस द क्लाइंट इन ए टेंडरलंगबर्ग पोजीशन। क्लाइंट को क्या करना है, टेंडरलंगबर्ग पोजीशन के अंदर प्लेस करना है, मतलब हेड डाउन एंड लेग्स अप। ठीक है, इस प्रकार से आपको पोजीशन देनी है। अब ऐसा करने से क्या होगा, रिलीव्ड प्रेशर फ्रॉम कॉर्ड एंड प्रिवेंट फीटल हाइपोक्सिया। फीटल हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, टेंडरलंग पर पोजीशन देंगे तो क्या होगा, कॉर्ड के ऊपर से प्रेशर भी रिलीज होगा एक तो, ठीक है, दूसरा फीटल हाइपोक्सिया से भी प्रिवेंट हो जाएगा। या फिर अगर टेंडरलंग ऑप्शन में ना हो तो आप क्या दे सकते हो उसको, सिम्स पोजीशन। ठीक है, सिम्स पोजीशन भी अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। टू रिलीव प्रेशर, बाकी के जेंटली पुश द कोड इनटू द वेजाइना वगैरह बाकी का काम है, बट अर्लीस्ट आपको क्या करना है, पोजीशन लानी है टेंडरलंग वाली, और उससे क्या करना है, प्रेशर को रिलीज करवाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, the term used to describe the discharges from the uterus during the purpurium and has an alkaline reaction। एक टर्म ऐसी यूज होती है जो क्या है, यूट्रस के डिस्चार्ज वगैरह आते हैं उससे। डिस्चार्ज कब आते हैं, परप्यूरियम पीरियड में। परप्यूरियम पीरियड आफ्टर डिलीवरी पीरियड होता है, परप्यूरियम पीरियड उसको हम कहते हैं परप्यूरियम। और जो डिस्चार्ज आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, एल्कलाइन रिएक्शन, एल्कलाइन नेचर के होते हैं डिस्चार्ज। इसे हम क्या कहेंगे, वेजाइनल डिस्चार्ज, परप्यूरियल डिस्चार्ज, एमनियोटिक सिक्रेशन, या फिर लोकिया। क्या होगा अपना करेक्ट आंसर, तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, लोकिया। ठीक है, अब देखिए लोकिया क्या होता है, यहाँ से भी एमसीक्यू खूब सारे बनते हैं एम्स में, या फिर किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हो, लोकिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दो तीन छोटे छोटे एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं। तो देखिए लोकिया का मतलब क्या हो गया, डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रस इन द फर्स्ट 14 to 50 days इन पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है, पोस्टपार्टम पीरियड के जो पहले 14 से 15 दिन होता है, मतलब जब जिस दिन से डिलीवरी हुई है उस दिन से 14 to 15 डेज से क्या डिस्चार्ज होता है यूट्रस से, इसे हम क्या कहते हैं, लोकिया। इट कंसिस्ट ऑफ डेसिडुअल फ्रेगमेंट और ब्लड, सर्वाइकल म्यूकस, और साथ साथ में वेजाइनल सिक्रेशन, इन सबको मिला के क्या बनता है, लोकिया। अब लोकिया की तीन कैटेगरी यहाँ पे पढ़ने को मिलती है, तीन कैटेगरी। यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है, मेनली एमसीक्यू आपके कैटेगरी में से बनेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है, लोकिया रुब्रा। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी होती है, लोकिया रुब्रा। रेड होता है इसका कलर, रेड ड्यू टू
ब्राइट ब्लड, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी सबसे पहले क्या होता है, लोकिया रुब्रा, यहाँ पे इसका डिस्चार्ज कैसा देखने को मिलेगा, आपको रेड देखने को मिलेगा। ड्यू टू ब्राइट रेड आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग होती है, तो वो क्या लोकिया रुब्रा वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। इसका टाइम ड्यूरेशन 1 to 3 days आफ्टर डिलीवरी के 1 से लेकर 3 दिन तक जो है वो लोकिया रुब्रा का टाइमिंग रहता है, ठीक है। और इसके अंदर मेनली क्या रहता है, ब्लड रहता है और डेसिडुआ रहता है। नेक्स्ट, लोकिया सीरोसा। लोकिया सीरोसा का कलर कैसा होता है, ब्राउनिश पिंक। देखो कलर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं ब्राउनिश पिंक कलर रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा है, लोकिया सीरोसा है, ठीक है। अब ब्राउनिश पिंक क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज आरबीसीज इन ब्लड। ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश पिंक, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, 4 to 10 days तक इसका ड्यूरेशन रहता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ब्लड, म्यूकस एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इसमें देखने को मिलेगी सीरोसा में। थर्ड पार्ट कौन सा होता है, लोकिया एल्बा। लोकिया एल्बा कौन सा थर्ड पार्ट होता है, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू बनता है कि व्हाइट इज डिस्चार्ज हो रहा है आफ्टर डिलीवरी, कौन सा लोकिया है, या फिर ये क्या कहते हैं इसको हम, लोकिया एल्बा। ये कब टाइम ड्यूरेशन होता है इसका, 11 to 14 डेज तक इसका सिक्रेशन होता है। यहाँ पे क्या रहता है, मेनली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, म्यूकस, यहाँ पे क्या होता है, सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एमसीक्यू क्या बनेंगे, ये तो हो गया अपने टॉपिक से एमसीक्यू। अब थोड़ा अलग एमसीक्यू क्या बनेगा लोकिया रुब्रा से, अगर परसिस्टेंस लोकिया रुब्रा आपको देखने को मिलता है, लोकिया रुब्रा परसिस्टेंस देखने को मिलता है, इट इंडिकेट सब इन्वोल्यूशन। देखो इन्वोल्यूशन का क्या मतलब होता है, यूट्रस का प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस जाना क्या कहलाता है, इन्वोल्यूशन, जो 6 वीक तक कंप्लीट हो जाता है। बट यूट्रस का प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस नहीं जाना, इसको हम क्या कहते हैं, सब इन्वोल्यूशन। ध्यान में रखिएगा, डेफिनेशन भी पूछते हैं, इस टॉपिक में भी आता है। तो अगर सब इन्वोल्यूशन नहीं हो पा रहा तो मतलब क्या हो रहा है, यूट्रस अपने स्टेज में नहीं जा रहा है, और रुब्रा जो ब्लीडिंग वगैरह है वो कंटिन्यू देखी जा सकती है, ठीक है। इट इंडिकेट पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज भी इंडिकेट करता है। एंड मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम हेमरेज ड्यू टू यूटेराइन एटोनी, ठीक है, यूट्रस है वो अपनी टोन को खो देता है, इसलिए वहां पे पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर इसका ऑफेंसिव कलर, ऑफेंसिव ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर कैसी, स्मेल कैसी, तो कि ये क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अब एमसीक्यू आपसे बनता है इसके अमाउंट से, अमाउंट से एमसीक्यू क्या बनेगा, इसको अमाउंट में, अमाउंट से इसको और कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट वन बात करते हैं स्कैंटी। स्कैंटी के अंदर अब क्या देखने को मिलेगा, << 2.5 cm और 1 इंच तक क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल पैड सैचुरेट हो रहा है इन 1 आवर, इसे हम क्या कहेंगे, स्कैंटी लोकिया है। नेक्स्ट आपसे पूछे लाइट, तो लाइट में आपको क्या देखने को मिलेगा, << 10 cm या फिर 4 इंचेस इन 1 आवर, क्या देखने को मिलेगा, लाइट लोकिया रूप रहा है। नेक्स्ट मॉडरेट, एमसीक्यू बनता है भाई इनसे, देख लेना, नोट डाउन कर लेना, रिवीजन में काम आएगा। मॉडरेट किसको बोलेंगे, << 15 cm या फिर 6 इंच, वो भी कितने टाइम में, 1 आवर के अंदर। इसके बाद में हैवी, हैवी लोकिया हम कब बोलेंगे, सैचुरेट फुल पैड इन 1 आवर, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल पैड रहता है वो कंप्लीट सैचुरेट हो जाना 1 आवर के अंदर, इसे हमने क्या कहा, हैवी लोकिया, हैवी लोकियल डिस्चार्ज। अब इसके बाद में हमने कहा क्या, एक्सेसिव
एक्सेसिव और हेवी से एमसीक्यू बना हुआ है अभी तक, ध्यान में रखना, ठीक है। और मॉडरेट से भी बन सकता है। एक्सेसिव का मतलब क्या हो गया, सेचुरेट फुल पेड इन 15 मिनट्स। तो आप क्या बताओगे कि एक्सेसिव लो क्या सिक्रेशन देखने को मिल रहा है, ये भी एक थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात रहती है, ठीक है। तो अपना टॉपिक हो रहा था कंप्लीट कौन सा, लो किया का। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आज हमने अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए, अच्छे छोटे छोटे टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। बाकी कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, वो भी किसके लिए, आपका अपकमिंग एग्जाम कौन सा है, नॉर्सेट। वहाँ पे हम क्या करते हैं, मंडे टू लेके फ्राइडे हम क्या करते हैं, 120 टेस्ट सीरीज हमने जो लॉन्च कर रखी है, उसमें से एक टेस्ट मॉर्निंग में लाइव रखते हैं, एक टेस्ट इवनिंग में हम लाइव रखते हैं। जो लाइव टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हम क्या करते हैं, +50 टेस्ट पेपर हमने क्या किया है, सैटरडे और संडे को हम वहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं 50 टेस्ट पेपर, जो कि क्या रहते हैं, प्री नॉर्सेट टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको 1/3 देखने को मिलती है, ठीक है। जो आपका एम्स का पैटर्न रहता है एकदम एक्यूरेट वही पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बात होगी टेस्ट सीरीज को लेके। प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखी है, जो भी स्टूडेंट बाय करना चाहे कंसिडर कर सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में, थैंक यू।